हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है जानते हैं कि आपकी एविडेंस लॉ की क्लास 4 है। ठीक है, एविडेंस लॉ की क्लास 4 में हम लोग जो है क्लास 3 तक देखे थे। क्लास 3 में पार्ट ए और पार्ट बी था। इसमें भी आपका जो है क्लास 4 की अगर जो बात करें तो सुसंगत तथ्य, उसके बारे में भी बताया था कि आपके सुसंगत तथ्य क्या होते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं। मतलब जिनके मतलब मान लो दो चीज़ें हैं तो वो अगर जो एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलने से कोई चीज़ जो बनती है, ठीक है, तो वो दूसरे एक दूसरे के सुसंगत होते हैं। इसमें ही देखते हैं सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण या आपका पुनर्स्थापना के लिए जो कौन से आवश्यक तत्व होते हैं उनको हम देखते हैं। वह तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या जो है पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, पूरा आपके यहाँ पे पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक होते हैं, वो आपके तथ्य क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए जो है सुसंगत या फिर आपका पुनर्स्थापित के लिए तथ्य माने जाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ दो लाना है तो यहाँ पे 1 है आपका, तो 1 वाला ये तथ्य जो होगा ना, ये एक दूसरे के सुसंगत तथ्य होता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए यहाँ पे जो एक दूसरे की मदद करता है वो आपका सुसंगत तथ्य होता है, जो एक दूसरे का विरोध करता है वो आपका विवादक तथ्य होता है। अब यहाँ पे देखिए, वह समय स्थान स्थिर करते हैं जब या जहाँ पे कोई भी विवादक तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर जो वहाँ पे तथ्य मिलता है तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि वो जगह स्थान क्या है, तभी तो वहाँ पे जो है मान लो आगे की कार्रवाई जो है चालू हो पाती है, तो वो स्थान और समय निश्चित करते हैं। मान लीजिए किसी का मर्डर 10 PM पे हुआ, ठीक है, और ये कहाँ हुआ, मान लीजिए ये आपका कन्नौज में हुआ। ठीक है, सिंपल सा चीज़। तो आपको जो है पूरे इंडिया भर में जो है टहलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कहाँ जाएंगे, सीधे कन्नौज में जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे 10 PM का जो साक्ष्य है उसको आप तलाशी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम और आपका स्थान दोनों आवश्यक वहाँ पे हो जाता है, उसको पता करना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगला आपका पॉइंट है इसी में कि यह धारा कई प्रकार के तथ्यों के बारे में बताती है जो प्रायः किसी मामले के स्पष्टीकरण या फिर पुनः स्थापन के लिए आवश्यक होते हैं। इस धारा में निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बताया गया है। अब वो कौन कौन से तथ्य हैं जिसको आपको सुसंगत बताया गया, उनको हम देखते हैं। ऐसे तथ्य जो परिचय या फिर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन या फिर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा आपका ऐसे तथ्य जिनके द्वारा इंगित होता है या फिर अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, वो आपके सुसंगत तथ्य में आते हैं। ऐसे तथ्य जिनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान होती है। ऐसे तथ्य जिनके द्वारा कि किसी घटना का निर्धारित होता है। और ऐसे तथ्य जो आपके किसी भी रिश्ते पर प्रकाश डालते हों, वो तथ्य, ये सारे प्रकार के तथ्य आपके सुसंगत तथ्य होते हैं। अब परिचय तथा स्पष्टीकरण तथ्य आपके क्या होते हैं। देखो, जिस चीज़ से आपका स्पष्टीकरण हो रहा है, ठीक है, तो स्पष्टीकरण की अगर जो बात करें तो हम लोगों ने जो है बहुत पहले पढ़ा था। अगर जो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में स्पष्टीकरण, ठीक है, किसी चीज़ को स्पष्ट करना होता था। जैसे मान लीजिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, अगर जो यहाँ पे एक दर्शाना है तो यहाँ पे क्या होता था, स्पष्टीकरण होता था। स्पष्टीकरण के लिए जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे फार्मूला लगता है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे दर्शा पाते थे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण आपका जो तथ्य होता है उसके लिए ये चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या क्या होते हैं, उसका कैसे होता है, उसको हम यहाँ इसमें देखते हैं। ऐसे सभी तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो विवादक या फिर आपके सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए पुनः स्थापना के लिए आवश्यक हों। उदाहरण के लिए, जब या प्रश्नों की एक विशेष दस्तावेज किसी व्यक्ति की वसीयत या फिर नहीं है, वसीयत है या फिर नहीं है, या फिर उसकी संपत्ति की दशा तथा उसके परिवार की हालत के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। एक आपका दस्तावेज है मान लो, तो वो आपका कैसे निर्धारित होगा, तो उसको आप देखेंगे तभी तो निर्धारित होगा। ठीक है, तो जो कुछ है वो परिवार के बारे में, परिवार की हालत के बारे में बताता है, क्योंकि वसीयत है तो उसके कागज़ पे सब कुछ लिखा होगा आपका। मान लीजिए बैनामा, तो उस पर भी लिखा होगा एक कैसे, मतलब क्या कंडीशन, तो वो हर एक चीज़ को दिखाता है। ठीक है, दर्शाता है वही एक कागज़, क्योंकि इससे उन परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है जिन्होंने वसीयत बनाना आवश्यक कर दिया था। ठीक है, इसी प्रकार मान लो कि मानहानि के वाद में मानहानि के समय जैसे संबंध पक्षकारों के थे उनका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि किन परिस्थितियों के कारण मानहानि उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है वहाँ पे कंडीशन आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि
जो कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे क्या होता है, आपकी पूरी वैल्यू बनती है। वैल्यू इन द सेंस कि आपका वहाँ पे क्या कंडीशन होगी वो सब चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, खाली रास्ते पे, और यहाँ पे आप जा रहे हैं, सिंपल सा चीज़, और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपका यहाँ पे कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, सिंपल सा खाली रोड है, अगर जो एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं बनेगी। और यहीं पे आप जा रहे हैं और यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और यहीं पे अगर जो आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। क्या चीज़ है, रोड वही है, ठीक है, आप भी वही हैं, लेकिन क्या हुआ, कंडीशन चेंज हुई, सिचुएशन चेंज हुई, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि अगर जो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है तो और भी अंदर की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यदि उनमें कोई झगड़ा हुआ था, मान लीजिए मानहानि में यदि कोई झगड़ा हुआ था तो उसके बारे में भी वहाँ पे बताया जा सकता है, परंतु झगड़े के कारण आदि ये सब जो है सुसंगत नहीं होते हैं। झगड़े के कारण जो है आपके सुसंगत नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि पक्षकारों के संबंध में प्राय प्रत्येक प्रकार के मामलों में सुसंगत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी लेनदार की हत्या, इसके बारे में बताना आवश्यक हो जाता है कि ऋण ही हत्या का कारण बना होगा। मान लीजिए किसी पे जो है 10 लाख रुपए हैं और वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसकी अगर जो हत्या वहाँ पे करवा दी गई, ठीक है, तो यहाँ पे विशेष रीजन यही देखा जाता है कि 10 लाख रुपए के कारण उसकी हत्या करवाई गई, तो ये एक आपका सुसंगत कारण वहाँ पे बन जाता है। ऐसे तथ्य जो इंगित, अनुमान या फिर समर्थन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा तथ्य जो वहाँ पे संगत या फिर जो कह सकते हो आपको इंगित कर रहा, अनुमान दे रहा। इंगित का मतलब होता है इंडिकेटर, जो एक दूसरे को दर्शाता है। जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है, ठीक है, 4 व्हीलर में इंडिकेटर होता है, हर एक चीज़ में होता है। तो इंडिकेटर क्या करता है, वो इंगित करता है कि हाँ अब हमको इस साइड में जाना, इस साइड में जाना। तो ऐसे कोई तथ्य होते हैं जो इंगित करे कि भैया अब यहाँ से इधर जाओगे तो आपको ये तथ्य वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे जो तथ्य होते हैं उनके बारे में क्या है उसको हम देखते हैं। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो किसी विवादक तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या फिर खंडन करते हों। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, यह तथ्य कि वह अपराध के तुरंत बाद लापता हो गया है धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है, क्योंकि यह ऐसा एक आचरण है जो अपराध के तथ्य से प्रभावित हुआ है। इस तथ्य से यह ज्ञात होता है कि यह वह दोषी था। ठीक है, मान लीजिए कोई अपराध हुआ, उसके बाद आप जो वहाँ से हट गए, वहाँ से चले गए, आप गायब हो गए, तो ये आपके ऊपर इंगित होता है कि आप वहाँ पे उस जो है मामले में आप शामिल थे, इसलिए वहाँ से आप गायब हो गए हैं। इस बात का इंगित अनुमान कहते हैं कि इस बात को इंगित अनुमान कहते हैं। ऐसे सभी तथ्य जो अनुमान का समर्थन करते हैं वो आपके सुसंगत हो जाते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण से देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण के संबंध में जो व्यक्ति लापता हुआ है, मान लीजिए कि वह किसी गाड़ी में मिलता है बिना टिकट या फिर बिना टिकट या फिर जो है आपका बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए, तो ये तथ्य सुसंगत होगा क्योंकि इससे अनुमान को समर्थन मिलता है कि वह दोषी है। ठीक है, ऐसे तथ्य जो अनुमान का खंडन करते हों वह भी सुसंगत होते हैं। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति यह बता सकता है कि उसे अचानक कोई काम आ पड़ा, इसीलिए वह चला गया और लापता नहीं था। तो ऐसे काम का ब्यौरा आपका सुसंगत नहीं है, और है भी तो केवल इस प्रयोजन के लिए कि वह पता लग जाए कि वह काम पर अर्जेंट आपको जाना था। ठीक है, अभियुक्त या फिर अनुमानों को खंडित करने के लिए ऐसे तथ्यों को विपरीत साक्ष्य दे सकता है जिससे यह पता चले कि वह दोषी नहीं है। इसका क्या मतलब, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक घटना हुई, ठीक, यहाँ पे 5 पर्सन है, ठीक, अब 5 पर्सन है, अब 5 पर्सन में से एक पर्सन यहाँ पे गायब हो गया और ये कहाँ चला गया, ये आपका गायब हो गया। अब 4 पर्सन है, तो कानूनी कार्रवाई जो होगी तो 4 पर्सन से पूछा जाएगा कि 5वां कहाँ गया, तो सभी की नज़रें यही जाएंगी कि 5वां जो है अपराध किया। ठीक है, तो 5वां अपराध किया है तो ये आपका सुसंगत बन जाता है। ठीक, अब ये सुसंगत तो बन गया, सुसंगत का खंडन करने के लिए इसके पास विशेष रीजन होना चाहिए, कोई ऐसा कारण होना चाहिए जो आपका इस रीजन को मतलब सुसंगत को खंडित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कारण होना चाहिए जो एक दूसरे को खंडित कर सके। जैसे आप मान लीजिए 10 में से 5 घटा रहे हो तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे 5 ना है, यहाँ पे 10 ही रहा, तो ऐसा कोई आपके पास कारण होना चाहिए। तो यहाँ पे कारण क्या होना चाहिए, यहाँ पे +5 आपके पास होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कारण होना चाहिए जो यहाँ पे आपका 10 आए। तो क्या कर सकते हो आप, यही कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप 10 हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 आपको मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कोई कारण आपको स्पष्टीकरण वहाँ पे देना होगा कि हम 5 नहीं, हम 10 हैं यहाँ पे, मतलब हम सही, यहाँ पे अपराधी नहीं, यहाँ पे हम जो है सही हैं, हम अर्जेंट काम से गए हैं। तो वहाँ पे आपको क्या, आपको वहाँ पे प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगला आपको पॉइंट है, ऐसे तथ्य जो इंगित, अनुमान या समर्थन का खंडन करते हैं। उसमें आपका एक चीज़ और हुआ, मटरू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें बताया गया कि अभियुक्त जो है उस समय तक परिवादी के साथ था जब तक कि परिवाद नहीं हुआ था, मतलब वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ था जिसके साथ घटना नहीं हुई। परिवाद के बाद उसे महसूस हुआ कि उसी पर शक किया जा रहा था, इसीलिए वह छिप गया और पकड़े जाने से बचता रहा। छिप जाने से जो अनुमान लगता था वह दोषी होगा, ठीक है। छिप जाने से जो अनुमान लगता था कि वह दोषी होगा, तो इसे काटने के लिए वह यह साक्ष्य दे सकता है कि वह परिवाद के समय तक परिवादी के साथ था। न्यायालय ने कहा, कोई भी भोला भाला व्यक्ति जिस पर नाहक शक हो, मतलब जिसके ऊपर शक हो, वह भी छिप जाएगा और हिरासत से बचने का प्रयत्न करेगा। ऐसा कार्य अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक कार्य होता है। लापता हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु इसकी महत्ता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पे आपकी निर्भर करती है। कोई भी आपकी घटना है तो हर एक चीज़ घटना आपकी परिस्थितियों पे ही निर्भर करेगी। किसी व्यक्ति की या नेता की पहचान, मतलब आइडेंटिटी, अब वहाँ पे आपका होना है, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। तो इसको देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आप पहचान वहाँ पे कैसे होगा। तो इसको देखिए, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की पहचान करनी होती है तो कोई भी ऐसा तथ्य जो वहाँ पे पहचान में सहायक हो उसको सुसंगत बनाता है। किसी व्यक्ति की पहचान उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा की जा सकती है जो उन्हें जानते हों। यहाँ पे आपका केस हुआ आपका विभावती देवी बनाम रामेंद्र नारायण राय ने। इस रामेंद्र नारायण राय में एक व्यक्ति जो सेकंड कुमार ऑफ भुवाली के नाम से जाना जाता था, वह 12 वर्ष से लापता था। इतने वर्ष के बाद जो व्यक्ति आया और जो इस मामले में वादी था, उसका दावा था कि वह सेकंड कुमार है, ठीक है। निर्णित हुआ कि उसकी मां का यह बयान था कि वह उसका ही लड़का है और उसकी पत्नी का बयान था कि वह अपने पति को पहचानने में असफल रही है, और ऐसे व्यक्ति जो उसे जानते थे उसके बयान सुसंगत थे। मतलब एक व्यक्ति जो है 12 साल बाद आया तो उसकी माँ तो पहचान गई कि कह रही हाँ ये मेरा ही बेटा है, लेकिन उसकी पत्नी कह रही कि हम इनको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को जो पहचान रहा था, जो भी व्यक्ति पहचान रहे थे, तो उनके बयान वहाँ पे सुसंगत माने गए। फिरौती के लिए किया गया अपहरण के मामले में पीड़ित को अपहरण करके 52 दिन के बाद वहाँ पे अभियुक्तों ने उसे अपनी कैद में रखा था। वहाँ पे जो कैद में रखा था, ठीक है, तो उसके जो जाने, मतलब जिसको कैद में रखा था, ठीक है, तो उसके जानने वाले जो थे उनके बयान भी वहाँ पे सुसंगत माने जाएंगे। पीड़ित ने यथाविधि न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना और बताया कि उसे अभियुक्त के घर में रखा गया था। एक व्यक्ति ने शिनाख्त की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को पहचाना, परंतु न्यायालय में अभियुक्त को पहचानने से इनकार करने का असंगत अभिनिर्धारित किया गया, ठीक है। मतलब पहले पहचान लिया लेकिन न्यायालय में मना कर दिया कि हम नहीं पहचानते हैं। यह अभिनिर्धारित हुआ कि अपहरण और कैद में उसका सन्निहित होना सिद्ध हो गया है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अतिरिक्त परिस्थितियों का साक्ष्य भी वहाँ पे पहचान के लिए दिया जा सकता है। वहाँ पे कंडीशन क्या है, कैसी सिचुएशन बनी है, इसके लिए वहाँ भी साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक है। अगला आपको पॉइंट है, सही अर्थ में पहचान के साक्ष्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि जो भी तथ्य पहचान कराने में आपका सहायक होता है वो आपका सुसंगत होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। उनकी पत्नी का शव जो उनके घर में मिला इस बुरे तरीके से रोदा हुआ था कि उनकी पहचान नहीं मिल पा रही थी। यह तथ्य कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और पेट के जिस हिस्से में ऑपरेशन के निशान थे वह हिस्सा मिल गया, उसे पत्नी की पहचान सिद्ध हो गई और उसे सुसंगत माना। अब यहाँ पे देखिए, डॉग स्क्वाड द्वारा भी आपकी पहचान होती है। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के अभियोजन के मारने वाले की पहचान के लिए यह साक्षी कि पुलिस स्क्वाड का इशारा पति की ओर ही था।
हत्यारे की पहचान के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। मतलब डॉग स्क्वाड का जो आपका होता है पहचान, उसकी जो है केवल एक पहचान आपकी वहाँ पे कानून के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, तो अगर जो आपको कुत्ता पहचान पा रहा है तो वहाँ पे आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी एक पहचान आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आपको सजा नहीं दिला सकती। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, शिनाख्त की कार्रवाई, आइडेंटिफिकेशन आपका जो होता है उसकी परेड, तो उसको देखते हैं कि शिनाख्त की कार्रवाई को इसी साक्ष्य के धारा में रखा गया है, इसी साक्ष्य धारा में रखा गया है। ऐसे साक्ष्य को अभियोक्ता का स्पष्टीकरण उच्चतम न्यायालय के बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के राज्य में मिलता है। ठीक है, उस मामले में ये बोला गया कि न्यायमूर्ति सिंघल ने कहा कि रामनाथन शिनाख्त की कार्रवाई बहुत ही लंबे अरसे से प्रयोग में चली आ रही है। इसका ढंग यह है कि जिस व्यक्ति पर शक होता है उसे कई अन्य व्यक्तियों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर यह देखा जाता है कि वे व्यक्ति जो मौके पर गवाह थे वे उसे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। पहचान हो जाने पर एक साक्षी बन जाता है कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा, और ऐसी कार्रवाई और भी आवश्यक हो जाती है कि जब मौके के गवाह अपराधी का नाम नहीं बता पा रहे होंगे परंतु इस बात का दावा कर रहे हैं कि उसे पहले से जानते थे। नहीं, मतलब इस यहाँ पे मतलब है कि उसका नाम नहीं पहचान पा रहे हैं, नाम नहीं बता पा रहे हैं, और इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम पहले से भी नहीं जानते थे, तो वो सामने पर्सन आएगा लेकिन तब पहचान जाएंगे। तो उस पर्सन को क्या करते हैं, 4-5 लोगों की लाइन में खड़े कर देते हैं और उसमें वहाँ पे शिनाख्त करवाते हैं। ठीक है, अभियुक्त तथा अन्वेषण करने वाले अधिकारी को यह जानने में सुविधा मिलती है कि क्या उसके गवाहों ने सचमुच में अपराधी को देखा था और उसे पहचानने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। यदि ऐसा है तो इससे अभियुक्त की पहचान में जो कमी रह जाती है वह भी पूरी हो जाती है। यहाँ पे क्या मैटर देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम आपसे मिला, आप उसको नाम नहीं पता है, आपको उसकी शक्ल पता है। ठीक है, अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो ऐसे तो नहीं पहचान पाओगे। तो वहाँ पे होता ये है कि मान लो 10-15 लोगों की भीड़ में उसको खड़ा कर दिया गया, लाइन में खड़ा कर दिया गया, फिर आपसे पहचाना जाएगा। ठीक है, कि आप उसको पहचान पर नहीं पाते। मान लीजिए आप उसको पहचान जाते हैं तो ठीक है। ठीक है, और वह एक सुसंगत तथ्य भी बन जाता है वहीं पे। संदेहजनक व्यक्ति को लाइन में बड़ा करके उनकी शिनाख्त करवाने से इस बात की परीक्षा हो जाती है कि गवाह को की पात तथा सत्यता सही ढंग से, मतलब गवाह उसको सही ढंग से पहचान पा रहा नहीं पहचान पा। आप कई मूवी में देखे होंगे कि जो वहाँ पे ऐसे पहचान करवाई गई, कई लोगों को जो है लाइन में खड़ा करवा के उसकी जो है गवाहों की पहचान करवाई जाती, गवाह से उसकी पहचान करवाई जाती। ठीक है, तो उसी तरह से ये चीज़ें चलती आ रही थी। अब जब साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता है, ये तो पहले से जानता नहीं था, अब मान लो साक्षी जो है, जो गवाह है, वो पहले से जानता उस व्यक्ति को, वहाँ पे कैसे क्या कंडीशन होती है उसको हम देखते हैं। इसमें आपका बताया गया है कि जहाँ अभियुक्त के बारे में साक्षी को पहले से जानकारी होती है तो उसके पहचान करने में जो है परेड करवाना आवश्यक नहीं, मतलब लाइन में खड़े करने लोगों को आवश्यक नहीं होता है, और समय को व्यर्थ करने की उसको, मतलब किसी को लाइन में खड़े करना, उसकी पहचान करवाना तो समय को बर्बादी करवाना होता है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है। एक डकैती के मामले में सभी साक्षियों ने यह बताया था कि वह अभियुक्तों को पहले से जानते थे और उनसे अपरिचित नहीं थे। चांदनी रात तथा लालटेन के प्रकाश में उन्हें पहचान लिया गया था। न्यायालय ने उनकी शिनाख्त की कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी थी। ठीक है, बलात्कार के एक मामले में पीड़िता स्त्री ने बलात्कारी को भली प्रकार से देखा था और उसके संबंधियों जिन्होंने स्त्री की चीखें सुनकर उसे पकड़ा था उससे भली भांति से पहचानते थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पहचान परीक्षण परेड की आवश्यक नहीं है, लेकिन यह हर एक मामले के तथ्य और कंडीशन पे वहाँ पे निर्भर करता है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अन्य मामले में बलात्कार पीड़िता के कमरे में रात्रि में किया गया था। बलात्कार जो है पीड़िता के कमरे में रात्रि में किया गया था जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। न्यायालय ने कहा यद्यपि पीड़िता के अभियुक्तों की उड़ती सी झलक देखी थी जब उन्होंने उसके कमरे में टार्च जलाई थी, किंतु यह उनकी तस्वीर बनने के लिए पर्याप्त नहीं था, जबकि घटना के पूर्व आक्रमणकारियों को कोई परिचय नहीं था। परेड परीक्षण करवाना अभियोजन के हाथ में था, इसका ना हो पाना पर अभियोजन पक्ष के लिए घातक था। मतलब जहाँ पे शिनाख्त नहीं हो पा रही, जहाँ पे पहचान नहीं हो पा रही, वहाँ पे आप परेड परीक्षण करवा सकते हैं। ये आपके
अभियोजन के पक्ष में होता है। बाल साक्षी का शिनाख्त की कार्रवाई के पूर्व अभियुक्त के फोटो दिखा दिए थे। ये मतलब तीनों अलग अलग आपकी घटना है। ये आपकी अलग घटना है, ये आपकी अलग घटना है, ये आपकी अलग घटना है। बाल साक्षी की शिनाख्त की कार्रवाई के पूर्व अभियुक्त के फोटो दिखा दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है इससे शिनाख्त की कार्रवाई का महत्व समाप्त हो जाता है कि अगर जो किसी को फोटो ही दिखा दिए, ठीक है, तो वहाँ पे शिनाख्त करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो वहाँ पे परेड बनाने का कोई वहाँ पे मतलब ही नहीं होता। न्यायालय में शिनाख्त अगर जो देखा जाए तो वहाँ पे कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे एक बालक साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस को बयान देते हुए कहा कि 3 लोग वारदात में शामिल थे, तब भी शिनाख्त की कार्रवाई नहीं की गई। निर्णय हुआ कि उसे बच्चे द्वारा न्यायालय में अभियुक्तों को पहचान लेना निश्चितता से विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता। वहाँ पे क्या हुआ कि निश्चित रूप से उसको विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता, ऐसा वहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो साक्षी द्वारा अभियुक्त की पहचान न्यायालय में पहचान कर लेना एक तात्विक साक्षी होता है। अब मान लो यहीं पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, तो साक्षी द्वारा न्यायालय में पहचान कर लेना कौन सा साक्षी होता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका एक तात्विक साक्षी होगा। शिनाख्त की कार्रवाई में पहचान प्राथमिक साक्षी तो होता है, परंतु तात्विक नहीं। शिनाख्त की कार्रवाई में पहचान प्राथमिक साक्षी होता है, लेकिन तात्विक नहीं। ऐसे साक्षी को साक्षी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पहचान लेने के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। न्यायालय में पहली बार की गई पहचान उसकी पुष्टिकारक साक्षी नहीं होता है। उसे दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसे न्यायोचित बनाने वाले आपवादिक परिस्थितियां न। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटी, आप किसी को पहचान पा रहे हैं कि कोर्ट में कि हमारे साथ इसने ही घटना घटी है, इसके द्वारा ये घटना घटी है, तब भी आपके द्वारा आप पर वहाँ पे आरोप नहीं होगा, क्योंकि जब तक वहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे परिस्थितियाँ नहीं हो जाती कि यहाँ पे ये सिद्ध ना हो जाए कि आपने ही यह घटना की है, तब तक वहाँ पे आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। साक्षी द्वारा न्यायालय में गलत पहचान किए जाने का तथ्य कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। साक्षी द्वारा न्यायालय में गलत पहचान किए जाने का तथ्य कोई महत्व नहीं रखता कि मतलब वहाँ पे गलत व्यक्ति को पहचान लिया तो वहाँ पे कोई महत्व नहीं है। यदि अभियोजन का मामला दूसरे साक्षी से साबित हो जाता है तो न्यायालय ने कहा कि पहचान करने में असफल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गवाह को खरीद लिया गया हो, या गवाह को याद ना रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई सालों के बाद उसको देखा गया हो। ठीक है, ये वहाँ पे कंडीशन होते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है अविश्वसनीय शिनाख्त। मतलब क्या होता है कि फेंक आपके शिनाख्त क्या, उसको हम देखते हैं। हत्या की एक वारदात न्यायालय के प्रांगण में हुई थी। हत्या की एक वारदात न्यायालय के प्रांगण में हुई। सूचना देने वाले दृष्टिगोचर गवाह ने कहा कि वह आक्रमणकारी को जानता है, परंतु एफआईआर में उसका नाम नहीं दर्ज करवाया और ना ही शिनाख्त की कार्रवाई में उसे पहचान पाया। एक पुलिस गवाह ने पहचाना, परंतु अभियुक्त उसे पहले ही दिखा दिया गया था। एक तीसरे गवाह ने इसकी पहचाना तो उसके माथे पर दाग था और दाग वाला कोई अन्य व्यक्ति लाइन में खड़ा नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो वहाँ पे हम किसी पर्सन को पहचानना मतलब जो है पहचान करवाना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पे ये ऐसी कंडीशन हो जाती हैं अविश्वसनीय साक्ष्य में। ठीक है, तो मान लीजिए और भी क्या हो सकता है, आक्रमणकारी झुंड में आए थे, उनमें से भी जो है ठीक से देख पाना वहाँ पे संभव नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं जिसको आप सही से नहीं पहचान पाते, वहाँ पे अविश्वसनीय जो है आपका शिनाख्त हो जाता है। कार्रवाई में ना पेश होना, अब इसका एक मतलब क्या है, इसको देखिए कि मामले के रिकॉर्ड पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि समाचार पत्रों में अभियुक्त को चित्र छपा था। जो चित्र उस वक्त लिया गया था कि जब वह पुलिस के सामने पेश हो गया था, उसमें उसका चेहरा ढका हुआ था। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का इस आधार पर पहचान कार्रवाई में आना कि वह चित्र समाचार पत्र में छाप दिया गया अनुचित था। इससे जो है उसके विरुद्ध उपधारणा उत्पन्न हुई। मतलब क्या, मान लीजिए एक यहाँ पे आपका केस हुआ, कोई केस हो, एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए एक केस हुआ आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपकी पहचान हो गई कि ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं, और आप यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे कोर्ट में चले भी गए, ठीक है, पुलिस में आप हिरासत में भी हो गए, ठीक। फिर आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे चेहरा जो है
अगर जो छपवा दिया गया तो वो चीज़ें आप गलत होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई में नहीं होना चाहिए, पेश ना होना चाहिए। आवाज़ से शिनाख्त भी हो जाती है किसी व्यक्ति की, मतलब मान लीजिए कोई वहाँ पे चीख निकली, कोई वहाँ पे बातें हो रही थी, तो उसकी आवाज़ से भी वहाँ पे शिनाख्त हो जाती हैं। ठीक है, वस्तुओं की पहचान, अब वहाँ पे आवाज़ से शिनाख्त हो गई, व्यक्ति को जानते थे पहले से उसकी जो शिनाख्त हो गई, नहीं जानते थे उसकी शिनाख्त हो गई। ठीक है, और किसी व्यक्ति का अगर जो वहाँ पे फोटो छपवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी चीज़ें बता दी है। अब देखते हैं वस्तुओं की पहचान कैसे होती है, उसको हम देखते हैं। मृतक की जो है, मृतक के गहनों की उसके 2 पुत्रों ने शिनाख्त कार्रवाई में पहचान लिया था। उसकी पुत्री ने भी जो है शिनाख्त कार्रवाई में भाग लिया था, परंतु उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। उच्चतम न्यायालय के सामने यह मैटर था कि पहचान बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस सुझाव को नहीं माना। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय के सामने बताया गया कि पहचान एक बहुत छोटे प्रकार का साक्ष्य होता है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस बात को नहीं माना। उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि मृतक के परिवार की स्त्रियां की पहचान पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुत्री की प्रतिपरीक्षा न करना कोई ऐसी गंभीर जो चूक नहीं थी। ठीक है, प्रतिपरीक्षा मतलब क्या होती है कि वहाँ पे चेक करवाना कि हाँ ये इसकी पुत्री है नहीं पुत्री है, और दूसरी चीज़ कि हाँ ये पहचान पा रही है नहीं पहचान पा रही, ये दोनों चीज़ आपकी प्रतिपरीक्षा में आती हैं। और प्रतिपरीक्षा हम आपको समझाएंगे बताएंगे पूरा, क्योंकि ये भी आपका एक विस्तार से होने वाला है चैप्टर है आपका। जिस यहाँ पे गंभीर चूक नहीं थी जिससे कि अभियोजन पक्ष के गहनों के संबंध में साक्ष्य की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी पहचान हो गई थी। मृतक की वस्तुओं की शिनाख्त आपकी कैसे होती है उसको हम देखते हैं। गवाह का यह साक्ष्य कि उसने मृतक की कुछ वस्तुओं को पहचान लिया था ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि वह यह नहीं बता सका कि मृतक को इन वस्तुओं का उपयोग करते हुए देखा था। क्योंकि मान लीजिए आपने पहचान लिया लेकिन ये नहीं बता पाया कि कब उपयोग हुआ, ठीक है, कैसे उपयोग हुआ, तो वो बता नहीं पाया, तो ये चीज़ों को माना नहीं गया। समय या स्थान, धारा 9 आपकी ये भी कहती है कि घटना जो वहाँ पे सुसंगत घटी है तो उसका सुसंगत जो हुआ है या फिर विवादक हुआ है तथ्य वहाँ पे है तो उसका समय और स्थान भी इस बताता है धारा 9 आपकी। पक्षकारों के संबंध की बात अगर जो की जाए तो घटना जो घटी है तो वहाँ पे घटना घटी है तो उसका भी कोई पक्षकार होगा जो एक दूसरे के, मतलब कोई भी घटना है तो यहाँ पे हमेशा घटना 2 लोगों के बीच में ही घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे घटना घटी है तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है उसको भी जो है धारा 9 निर्धारित करती है। धारा 10 से आपका है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जहाँ की यह विश्वास करने की युक्तायुक्त आधार है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोजित दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया या फिर लिखा या फिर कुछ भी किया तो उसके विरुद्ध जो वहाँ पे विश्वास किया जाता है और उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार का सुसंगत होता है जो यहाँ पे दर्शाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है कोई षड्यंत्र किया, ठीक है, कोई घटना घटने का षड्यंत्र किया। तो षड्यंत्र यहाँ पे मान लो इन्होंने कुछ किया, ठीक है, XYZ कुछ इन्होंने किया, उसमें से एक व्यक्ति, ठीक, ये जो है इसके द्वारा मान लो कोई भी चीज़ अगर जो मन में आ रही, षड्यंत्र यहाँ पे किया मतलब उनके मन में चल रहा है, उसने अपराध किया नहीं है, मन में चल रहा है, तो उनके ऊपर कोई भी जो है आपका केस नहीं दायर होगा। ठीक है, जब वहाँ पे अपराध हो जाता है उसके बाद, ठीक है, या फिर जो है तैयारी हो जाती है उसके बाद वहाँ पे उनके ऊपर केस दायर होता है। मन में आपकी चीज़ें चल रही तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई चीज़ें नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो षड्यंत्र इनके मन में चल रहा है, हाँ, अगर उसकी ये लोग तैयारी करते हैं तो इनके ऊपर चीज़ें लागू होती हैं। अगला आपको पॉइंट है षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य। मान लीजिए कोई षड्यंत्र हुआ है तो उसके लिए कोई साक्ष्य भी तो होगा, तो उसको हम देखते हैं। षड्यंत्र होने का युक्त आधार पर जो है विश्वास, जो नियम इस धारा में बताया गया है उसका विशेष गुण यह है कि जो भी बात षड्यंत्र के
एक सदस्य ने लिखी है या कही है या की गई है वह सभी सदस्यों के विरुद्ध साक्ष्य होती है, चाहे उन्हें उस बात के बारे में कोई ज्ञान हो या ना हो। केवल शर्त यह है कि वह बात उनके सामान्य उद्देश्य से संबंधित हो। उदाहरण के लिए देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी डायरी में नोट किया गया कि तथ्य किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ साक्षी नहीं बन सकता जब तक कि ऐसी डायरी जो है कारोबार के सामान्य अनुक्रम में ना लिखी जाती रही हो, ठीक है। या किसी भी व्यवसायिक कर्तव्य के निभाने के षड्यंत्र करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियम यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा डायरी में नोट की गई बातें जो उनके सामान्य आशय से संबंधित सभी विरुद्ध साक्षी होगी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप यहाँ पे डायरी लिखना पसंद करते हैं और आपने वहाँ पे जो भी काम किया, ठीक है, आप अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं। मान लीजिए आप वहाँ पे कोई षड्यंत्र किया, किसी को मारने की घटना की या फिर कोई भी घटना घटने की वहाँ पे षड्यंत्र किया, तो वो घटना आपके लिए तो सामान्य हो जाएगी, लेकिन किसी अन्य के लिए वो सामान्य तो नहीं है, ठीक है। आपके साथी के लिए तो सामान्य नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पे चीज़ें आपका षड्यंत्र साबित करने के लिए आपकी डायरी जो होगी वो आपकी महत्वपूर्ण बन जाती है। धारा 10 के नियम के लागू होने के लिए निम्न आवश्यक शर्त और भी होते हैं, उनको हम देखते हैं। युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास होना कि दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनके मन में वह धारण हो गया हो, एक व्यक्ति द्वारा ऐसा मन में धारण हो गया हो। कार्य का संबंध उनके सामान्य आशय से होना चाहिए, ठीक है। कार्य जो भी करें उनके सामान्य आशय से उनका संबंध होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुत बड़ा हत्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उनका सामान्य नेचुरली जो है होता है तो वैसे लगना चाहिए, तो वो आपके आवश्यक तत्व में से होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि ऐसे किसी भी कार्य का साक्ष्य निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिया जा सकता है। वो प्रयोजन क्या उनको देखते हैं। षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, और दूसरा यह साबित करने के लिए कोई व्यक्ति उस षड्यंत्र का पक्षकार था। ये दो चीज़ें जो है वहाँ पे प्रयोजन के लिए उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। यह धारा आपकी तब लागू होती है जब युक्ति युक्त आधार पर यह विश्वास हो जाता है कि षड्यंत्र किया गया है, ठीक है। षड्यंत्र भी आपका एक अपराध होता है तथा अपकृत्य भी होता है, ठीक है। अपराध और आपका अपकृत्य आपका दोनों होता है, ठीक है। यह धारा दोनों प्रकार के षड्यंत्रों को सम्मिलित करती है। धारा में स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है कि यह धारा तभी लागू होगी जब यह विश्वास हो जाए कि कोई अपराध करने के लिए था, कोई अपराध करने के लिए था, अपकृत्य करने के लिए षड्यंत्र किया गया था, ठीक है। मतलब कोई अपराध करने के लिए अगर जो किया गया षड्यंत्र है तो वहाँ पे ये धारा लागू होगी। ऐसा नहीं कि आपके मन में चल रहा है तो आपके ऊपर धारा लागू हो जाए। षड्यंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि साक्ष्य विधि के क्षेत्र से बाहर, मतलब एविडेंस ला के क्षेत्र से बाहर, एरिया से बाहर। इस संबंध में केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि षड्यंत्र ऐसा करार को कहते हैं जिससे दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों का कार्य करने का आशय रहता है, जो विधि द्वारा वर्जित है, जो विधि द्वारा मना किया गया है, ठीक है। वो आपका क्या होता है? षड्यंत्र होता है। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने केहर सिंह बनाम स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा, इसका क्या केस, इसको हम देखते हैं। इस केस में इस धारा को लागू करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसके साथ हत्या के लिए किसी किए गए षड्यंत्र को जो है और उसमें उसके संबंध में होने वाले साक्ष्य को पेश किया गया था। वह षड्यंत्र के प्रथम दृष्टि में आपका सबूत के रूप में पर्याप्त नहीं था, परंतु एक अन्य अभियुक्त का षड्यंत्र से संबंधित होना स्थापित हो गया था, इसीलिए यह धारा उस पर लागू हो गई थी। उसके फलस्वरूप उसे एक ऐसी हत्या के लिए फांसी की सज़ा दी गई जो उसके साथ दो अन्य व्यक्तियों ने की थी और उसकी क्रियान्वयन में उसने कोई भाग ना लिया था। घटना के समय वह घटनास्थल से बहुत दूर था। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे षड्यंत्र आपके ऊपर शामिल हो गया है, आपने वो चीज़ें की हैं या नहीं की हैं वो अलग का मैटर है। मान लीजिए आपके साथ 3 लोगों ने जो है षड्यंत्र किया है, ठीक है। 3 लोगों आपके वहाँ पे मिलकर 3 लोगों ने किसी की हत्या की है, ठीक है, या फिर 4 लोगों ने मिलकर हत्या की है और ए बी सी, मान लो ए बी पे आपका षड्यंत्र लागू जो है जाहिर नहीं हुआ है, साक्ष्य नहीं मिला है, और सी के लिए जो वहाँ पे साक्ष्य मिला है तो जो है भले ही हत्या 3 लोगों ने किया है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो षड्यंत्र वाली वो आपके ऊपर ही केवल लागू होंगी। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उच्चतम न्यायालय ने केहर सिंह बनाम इस जो है केस में बताया था, ठीक है। इसको देखते हैं और भी आगे। किसी व्यक्ति की डायरी में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्शित थे, दर्शित करने वाली प्रविष्टियाँ
को जिनके बारे में माना जाता था कि उन्हें संदाय किए गए थे। संदाय मतलब उनको पेमेंट किया गया था, उनको रुपया दिए गए थे कि इस काम करने के लिए उनको रुपया दिया गया था, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे षड्यंत्र वाला व्यक्ति हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट है धारा 10 का आपका सिद्धांत क्या है, इसको हम देखते हैं। धारा 10 का सिद्धांत आपका सिंपल सा चीज़ है कि ये शब्द प्रयोग किए गए हों कि कार्य सामान्य आशय के बारे में हो, तब आपका धारा 10 लगता है। आशय का आपका होता है अग्रसर करना, मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर करना। ये शब्द नहीं प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। आशय को अग्रसर करना ये शब्द नहीं प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, आशय के बारे में बताया गया, ना कि आशय को अग्रसर करना, ये शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। मिर्जा अकबर बनाम एम्परर में लॉर्ड राइट ने विचार प्रकट किया कि सामान्य आशय के बारे में ये शब्द विधि को वही प्रभाव देने के लिए लगाए गए हैं जो सामान्य आशय अग्रसर करने वाले शब्दों के बारे में बताए गए हैं, जो बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 10 के अंतर्गत साक्षी ग्राह होता है और वह हमारे विचारों के आधार पर होता है। उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो उद्देश्य के बारे में हैं, तो उसे अग्रसर करने के लिए ही होंगी। यह किसने बोला कि उद्देश्य के बारे में है, ठीक है। आशय मतलब होता है आपका उद्देश्य, ठीक है। आशय मतलब उद्देश्य, और उद्देश्य का जो है यहाँ पे बोला गया कि उद्देश्य का मतलब है कि अग्रसर करना। ये चीज़ को बोला मिर्जा अकबर बनाम एम्परर में बोला गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि आशय, आशय मतलब अग्रसर, ये चीज़ धारा में नहीं लिखा गया। यहाँ पे धारा में आपका आशय लिखा गया है लेकिन अग्रसर नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन केस जो आपका हुआ मिर्जा अकबर बनाम एम्परर में, उसमें बोला गया कि आशय वहाँ पे लिखा है, मतलब क्या होता है कि काम को करना, काम को करना मतलब कि आपका उद्देश्य, उद्देश्य मतलब क्या होता है कि अग्रसर, अग्रसर मतलब आगे चीज़ों को बढ़ाना। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका इंग्लिश और भारतीय विधि में आपके अंतर क्या होता है, भेद क्या होता है, इसको देखते हैं। इंग्लिश तथा भारतीय विधि के सिद्धांत में शाब्दिक भेद आपके होते हैं तथा कार्य क्षेत्र में भी आपका होता है भेद। इंग्लिश विधि के अनुसार जैसा कि आर बनाम ब्लेक में बताया गया कि कार्य या फिर कथन ऐसा होना चाहिए कि षड्यंत्र के आशय को आगे बढ़ाता हो और केवल षड्यंत्र का विवरण या फिर वर्णन या फिर संस्कृति ना हो। मतलब आपका जो है आर बनाम ब्लैक में आपका बताया गया कि जो आपका कार्य या फिर कथन ऐसा होना चाहिए जो षड्यंत्र को का जो आशय होता है उसको आगे बढ़ाता हो। ऐसा नहीं कि केवल उसका वर्णन नहीं दिया गया हो या फिर आपका विवरण नहीं वहाँ पे दिया गया हो। धारा 10 के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त है कि कार्य या फिर कथन सामान्य आशय के बारे में किया गया हो। ऐसा किस में लिखा है, ऐसा हिंदी विधि में लिखा है। परंतु शब्दों के इस भेद से तत्व का कोई भेद नहीं पैदा होता। मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर में धारा 10 की व्याख्या करते हुए प्रिवी काउंसिल तथा शार्दुल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे और बद्रीलाल बनाम सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर बनाम ब्लेक के सिद्धांत का ब्यौरा दिया और कहा कि धारा 10 में भी वही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बहुत पहले इंग्लिश वाद में कहा गया था कि एक पक्षकार द्वारा अपने मित्र को पत्र लिखने में दिया गया षड्यंत्र का ब्यौरा या फिर वर्णन आपका सुसंगत नहीं होता है, क्योंकि यह ना तो सामान्य उद्देश्य का आगे बढ़ाता है और ना ही उसके आशय को। कुछ उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार प्रकट किया गया कि एक ऐसा पत्र धारा 10 के लिए आपका सुसंगत नहीं आता है, मतलब उसके अंतर्गत सुसंगत होता है। शार्दुल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में उच्चतम न्यायालय ने इंगित किया कि धारा 10 के अभिकथन को सिद्धांत पर आधारित है। धारा 10 का अभिकरण आपका सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा अगर जो मान लिया जाए कि सामान्य आशय के बारे में सभी ऐसे वर्णन जिनका आशय को आगे बढ़ाने में कोई महत्व नहीं है, तो ये आपका वहाँ पे वह सुसंगत होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे धारा में आपका तो यही लिखा कि उसका आशय हो, लेकिन आशय के साथ साथ वहाँ पे मतलब आपका ये भी होता है कि आशय को आगे बढ़ाता हो, आशय को आगे बढ़ाता हो। मतलब कि आपने लिखा कि 2023 में हमको जो है मान लीजिए 4 बुक पढ़ना है, 4 बुक पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आशय है, ठीक है। तो आशय के केवल नहीं, इसको आगे बढ़ाना भी, मतलब आपको 4 बुक पढ़ना भी है,
ठीक है। केवल लिखना नहीं, मतलब आपने कहीं लिख दिया तो ऐसा नहीं, आपको आशा क्या है, आपने लिख दिया, ठीक है। काम करना भी है ना, तो आपको 4 बुक पढ़ना ही होगा। ये चीज़ आपका धारा 10 में बताया गया है। धारा 11 आपकी है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होते हैं, उनको हम देखते हैं। वे तथ्य जो आपके सुसंगत नहीं होते लेकिन सुसंगत कब होंगे, उनको देखते हैं। यदि वे किसी विवादक या फिर विवादक तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य होते हैं तो वे आपके असंगत हैं। यदि वे स्वयं में या फिर अन्य तथ्यों के सुसंग में विवादक तथ्य या फिर सुसंगत होते हैं तो वहाँ पे भी उनका अस्तित्व या फिर अनस्तित्व आपका क्या होता है, संभाव्य में हो जाता है, फिर असंभाव में हो जाता है, ठीक है। धारा 12 आपका है नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को करने वाले प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।